हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहन। आपने रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल तो क्लास 9 में पढ़ा है, बट आज हम लोग उनके और इन डेप्थ एनालिसिस और ड्रॉबैक्स की बात करने जा रहे हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ था कि एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा रदरफोर्ड से, जब उन्होंने बोला था कि अगर एक गोल्ड फॉइल को लेते हैं और उस फॉइल पे हम लोग बॉम्बार्डमेंट कराते हैं अल्फा पार्टिकल्स का, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हुई थी। ऑब्जर्वेशन में कुछ पार्ट थे कि मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब वो आगे निकल गए थे। हर 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया था और कुछ अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री के डेविएशन से आगे बढ़ गए थे। तो यहां से ऑब्जर्वेशन जो मिली वो ये कि कुछ तो है बीच में जिसकी वजह से वो जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत इंटैक्ट है, वो बहुत डेंस है। तो उसको बोला गया न्यूक्लियस, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन लड़के वापस आ रहे थे। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आगे निकल जा रहे थे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ डेविएट हो रहे थे, मतलब कुछ होगा रिपल्शन वाले पॉइंट भी, मतलब उसके आउटर शेल से भी कुछ है। और इन बातों को लेके रदरफोर्ड ने 3 पॉइंट दिए as a conclusion. And the conclusion, if you all remember, is the most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus. न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा पार्ट है क्योंकि वहीं पर है हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट। सेकेंडली बोला गया बच्चों, Rutherford experiment suggested that the size of the nucleus be about 10 to the power minus 15 मीटर, 10 पावर माइनस 14 मीटर। अगर अभी बात करो तो भैया ये जाएगा नैनो पिको फेम्टो की रेंज में। फेम्टो मीटर्स की रेंज में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जो हमारा साइज है वो अलाई करता है। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी द साइज ऑफ द एटम इज नोन टू बी -10 मीटर। मोस्ट ऑफ द एटम इज द एम्प्टी स्पेस। बाकी सारा क्या है, खाली स्पेस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वहां से निकल रहे थे। थर्ड पॉइंट बोला गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि डेविएशन भी मिला हमको। अब अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन, और वहां पर हमको दिख रहा है डेविएशन ऑफ द पार्टिकल। और एक और बात बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्सेज है, बाइंडिंग फोर्सेज हैं, जिसको हम लोग motion of the circular path में centripetal forces that is acting towards the center is provided by the electrostatic forces of the attraction between the electron and the न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहा नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस रहा पॉजिटिवली चार्ज, तो बाइंडिंग जो फोर्सेज हैं इनके एज अट्रैक्टिव फोर्सेज वो वर्क करेंगे। और अंदर की तरफ जो फोर्सेज लगते हैं उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन के टाइम सेंट्रीपिटल फोर्सेज। द एटम इज न्यूट्रल ओवरऑल, सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एटम न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, और जो बाहर हमारा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल होगा। अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम में भैया इलेक्ट्रॉन 11 हैं आउटर मोस्ट शेल्स में जो है हमारे, राइट। और प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 11 है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है। आउटर मोस्ट शेल बोलना सही नहीं है, बल्कि हम लोग शेल्स बोलते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्बिट बोलते हैं, KLM281 के कॉन्फ़िगरेशन पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और अंदर हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज, तो +11 एंड -11 रिजल्ट्स टू 0 एज अ टोटल चार्ज। मतलब वो पता है कैटायन और एनायन में आता है तो प्लस और माइनस आ जाते हैं। सोडियम इज +1 एंड chlorine is -1 because they form the cation anion by cation by losing an electron and anion by gaining electron। तो बात आई इसी पे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के, तो 2 पॉइंट सामने निकल के आए। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ऐसा है तो भैया कॉन्टिन्यूअस मोशन के बाद अगर वो रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी, तो उनके एनर्जी लेवल्स होते जाएंगे नीचे, तो वो अपने टॉप एनर्जी लेवल से आ जाएंगे बॉटम में। और ऐसा करते करते कुछ टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में ही फॉल हो जाएंगे। और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन द रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट शुड बी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग, एंड thus द अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड बी फॉलिंग इन द न्यूक्लियस। ये थ्योरी ऐसी निकली जिसका रदरफोर्ड आंसर नहीं दे पाए, एंड दैट इज व्हाई वो उनका ड्रॉबैक भी बन गया। और सेकंड पॉइंट बोला गया बच्चों, एज इलेक्ट्रॉन फॉलो द स्पाइरल पाथ, एज द spiral path their angular velocities and the frequencies changes continuously, and so the frequency of the emitted light will also change. They would emit a continuous spectrum instead of the actually observed line spectrum। अब continuous spectrum क्या होता है ये समझो बच्चों। जैसे एक बल्ब को करता है तो एक continuous spectrum बनता है, लेकिन एक स्लिट से लाइट आती है, वन डायरेक्शन मोशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम था वो प्रूवन था कि लाइन स्पेक्ट्रम है, और हमें जो आंसर मिल रहे थे वो मिल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द continuous spectrum। दैट इज वाई इस थ्योरी को करा गया पीछे। और अब आगे आए बोर्स, और बोर्स ने एक्सप्लेन करे अपने मॉडल्स, अपने पॉइंट्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट था, उसमें बोला बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन इज एन एटम
could revolve in certain stable orbit, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अगर वो एक ही ऑर्बिट में है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, एनर्जी कब रेडिएट होगी, जब वो अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिट कर रहा होगा, ऊपर या फिर नीचे। ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, नीचे आएगा तो एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जीज के बेसिस पे अपने ऑर्बिट्स को चेंज कर रहा होगा। लेकिन ये तभी होगा जब एनर्जी लेवल्स में चेंज होगा, मतलब ऑर्बिट्स में चेंज होगा। अगर ऑर्बिट सेम है, मान वो के शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। तो ये बात बोली बोर्स ने। और दस द ईच एटम हैज अ डेफिनेट स्टेट एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज अ डेफिनेट टोटल एनर्जी। आगे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। मुझे थ्योरी का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर द पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको वर्डिंग्स में ही जाने चाहिए आपके पास। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम is some integral multiple of h upon 2 pi, where h is what is Planck constant। अब Planck constant की वैल्यू जानते हो, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो। और भैया ये होता है हमारे पास क्वांटाइज फॉर्म में, तो एल की वैल्यू जो आती है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। एन कैन बी 1 2 3 एंड आगे सो ऑन। कहां तक हो सकता है, 7 लेवल तक, राइट। तो एंट्री जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो इस वैल्यू से रिप्रेजेंट करा गया बोर्स मॉडल के थ्रू। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, दैट इज द थर्ड पॉइंट, ये बात हम लोगों ने पढ़ी भी है कि अगर हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालें एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, तो एनर्जी में चेंज आता है। वो हमने पढ़ा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। अगर हम लोग ई की वैल्यू एच न्यू के बराबर डाल देंगे बच्चों, तो यहां से हमें मिल जाएगा हमारा चेंज इन एनर्जी इन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो यहां से हम लोग म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच। तो बोला गया वेयर ई आई एंड ई एफ आर द एनर्जीज ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स, एंड ई आई क्योंकि वो एनर्जी ऑफ द हायर स्टेट्स है तो वो ज्यादा है, और एफ वाली हमारी छोटी है, तभी ई आई माइनस ई एफ, सो एज टू मेक इट पॉजिटिव। इसका यूज करा गया। ये बोर्स की थ्योरी थी, और रदरफोर्ड और बोर्स की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की थ्योरी से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बिहेवियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पोजीशनिंग, उनके एनर्जी लेवल्स का आइडिया मिला। आपके एटम और हमारे एटम, मतलब जितने भी हम एटम्स पढ़ते हैं, उनके पीछे सिग्निफिकेंस थ्योरीज ऑफ रदरफोर्ड एंड बोर्स हैज वेरी इंपॉर्टेंस। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, बहुत काम आएंगे आपके। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।